हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज है इसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर के टॉपिक को। ठीक, अब मैटर के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स टॉपिक से समझने की कोशिश करो। मैटर के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ऐसा ये कह रहा है। चार्ज्ड पार्टिकल्स मतलब समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, ये वीडियो उसी के लिए तो है। पर इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक्टिविटी 4.1 को करना होगा। ठीक है, तुम्हारे सामने इस एक्टिविटी के पॉइंट्स लिखे आ रहे हैं, मेरे सामने भी आ रहे हैं, मैं रीड करता हूं। पहला पॉइंट है ए, कॉम्ब ड्राई हेयर। Does the comb then attract small pieces of paper? कहते हैं कि तुम सबसे पहले क्या करो इस एक्टिविटी 4.1 के ए पार्ट के अंदर कि तुम एक कॉम्ब ले लो। मैं एक कॉम्ब बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे से अच्छी बन जाती है तो। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो समझ लो कि ये कॉम्ब है। समझ लो, वैसे लग नहीं रही है पर समझ लो कि ये एक कॉम्ब है। ठीक, और तुमने क्या किया कि इस कॉम्ब को लिया और अपने ना जो रफ ही बोला ना, ड्राई हेयर, जो ड्राई हेयर हैं, जो सूखे बाल हैं, उसमें अपनी कंघी को ऐसे करो, यानी कॉम्ब करो, अपने हेयर को कॉम्ब करो, सीधी सी बात है। फिर नीचे कुछ कागज़ के टुकड़े ले लो, पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, ये मैंने ले लिए, ये हैं कुछ कागज़ के टेढ़े मेढ़े टुकड़े। ठीक है, ये हैं मेरे पास कुछ पीसेस ऑफ पेपर। इसमें कुछ पेपर दिल सा लग रहा है ना सर, आपने दिल क्यों बना दिया? अरे वैसे बन गया यार गलती से। अब कॉम्ब और पीसेस ऑफ पेपर लिए। कॉम्ब तुमने अपने हेयर में, ड्राई हेयर में करी हुई है ऑलरेडी। अब जब तुम इस कॉम्ब को इन टुकड़ों के पास लेके जाओगे, कागज़ के टुकड़ों के पास, पेपर के पीसेस के पास, तो ये इस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, इस कॉम्ब की तरफ आएंगे और इस कॉम्ब के साथ जाके थोड़ी देर के लिए चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वही वो कह रहा है कि क्या जो कॉम्ब है वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है? तो हाँ भाई, करती है, यस करती है। उसके बाद बी पॉइंट में बोला जा रहा है, rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon. ठीक है, observe what happens. वो कह रहे हैं कि तुम एक ग्लास रॉड ले लो, एक कांच की रॉड ले लो, कांच का डंडा ले लो छोटा सा, और कह रहे हैं कि उसको सिल्क के क्लॉथ के ऊपर रगड़ो। समझ लो ये कोई सिल्क का कपड़ा है, ये सिल्क का एक कपड़ा है, सिल्क का एक क्लॉथ है, और तुम इस ग्लास रॉड को लो, यहाँ तक लेके आओ और फिर इस ग्लास रॉड को यहाँ पर इस कपड़े के ऊपर रगड़ो, रब करो। और कहते कि अब रगड़ने के बाद ये जो ग्लास रॉड है इसे तुम यहाँ से हटाओ और लेके जाओ किसी एक बलून के पास। तो मैं एक बलून बना देता हूँ, अगर मैं अच्छा बना पाया तो। समझ लो ये एक बलून है, एक बलून के पास लेके जाओ। इन्फ्लेटेड बलून मतलब ऐसा बलून जिसमें हवा भरी हुई है, उसके पास लेके जाओ। और कहते हैं फिर ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या होता है। तो अब होगा क्या कि ये बलून भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और फिर तुम इस ग्लास रॉड को जहां जहां लेके जाओगे ये बलून उससे चिपका हुआ वहीं वहीं चला जाएगा थोड़ी देर तक के लिए। तो अब दोनों केसेस में हुआ क्या, कॉम्ब को जब हमने ड्राई हेयर में रब किया या कॉम्ब किया तो वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रही थी। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर, ये क्या है, ग्लास रॉड, कांच की रॉड, इसको सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया तो अब ये बलून को अट्रैक्ट कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है जो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें और आगे बताता हूं कि क्या क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी के जरिए हमने ये जान लिया है, या हम ये कह सकते हैं
कि अगर हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को या दो अलग अलग चीज़ों को रब करते हैं, रगड़ते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब ये चार्ज आता कहाँ से है? इस चीज़ का आंसर एक ही है कि जो एटम होते हैं ना, वो डिविजिबल होते हैं। एटम को और ज़्यादा डिवाइड किया जा सकता है, एटम को और ज़्यादा तोड़ा जा सकता है, एटम से छोटे एटम के अंदर और भी यूनिट्स होते हैं, और वो जो एटम के अंदर उससे भी छोटे यूनिट हैं वो यही चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये है इसका आंसर। क्योंकि यार अगर कोई मैटर है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा, कॉम्ब को हमने हेयर के साथ में रब किया, या फिर हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब किया, तो उसके अंदर सिर्फ एटम्स ही नहीं है। अगर सिर्फ एटम्स ही होते, कोई चार्ज पार्टिकल होता ही नहीं, तो रब करने पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। पर अट्रैक्ट किया, इसका मतलब वो सिर्फ एटम्स से मिलकर नहीं बना, बल्कि एटम्स के अंदर भी कुछ ऐसा है जो उन्हें इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहा है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ चार्ज पार्टिकल्स एटम्स के अंदर भी हैं जो उससे छोटे हैं। तो इसका मतलब एटम डिविजिबल हुए, इनडिविजिबल नहीं हुए। ठीक, उसके बाद साइंटिस्ट्स और भी ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने हमें यह बताया कि एटम्स के अंदर ही उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। उसके बाद हमें कई सारी चीज़ों के बारे में पता चला। अब 1900 तक तो हम सब यही मानते आ रहे थे कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, यही सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर सिर्फ एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल इसके अंदर होता है, यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल है, एक ही तरह के ऐसे पार्टिकल हैं जो कि एटम के अंदर उससे भी छोटे हैं, और वो है इलेक्ट्रॉन। ऐसा 1900 तक मानते थे, और ये हमें बताया था जे थॉमसन जी ने। नाम याद रखना। हालांकि जे थॉमसन जी के ये चीज़ बताने से पहले ही इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो ही चुका था, पर बस ये चीज़ उन्होंने 1900 के आसपास में आके बताई थी। तो यहाँ पर हमने बेसिकली इतना पढ़ा है कि एक्टिविटी के ज़रिए हमने ये समझ लिया कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने पे, रगड़ने पर उसमें इलेक्ट्रिकली वो चार्ज हो जाते हैं, उनमें चार्ज आ जाता है। और ये चार्ज आता कहाँ से है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर यही है कि एटम जो है वो डिविजिबल होता है, एटम के अंदर उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक, और कई सारे साइंटिस्ट्स ने भी हमें ऐसा बताया है कि एटम्स के अंदर उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। 1900 तक तो सब यही मानते आ रहे थे कि एटम इनडिविजिबल है, और उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम से भी छोटा है एटम के अंदर, और वो है इलेक्ट्रॉन। और ये हमें बताया था जे थॉमसन जी ने। हालांकि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन जी के ये चीज़ बताने से पहले डिस्कवर हो चुका था, पर उन्होंने ये चीज़ 1900 के आसपास में हमें बताई थी। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, इतना नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं तुम्हें जो भी चीज़ बताऊंगा ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है यार। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कैनल रेज क्या होती हैं। तो अब तुम बताओगे कि ई गोल्डस्टीन जी ने 1886 में कुछ न्यू रेडिएशंस को डिस्कवर किया था गैस डिस्चार्ज के समय, जिसे कैनल रेज कहते हैं। ठीक, और ये जो रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस हैं, और इन्हीं रेज की वजह से हमारा जो एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है हम उसे डिस्कवर कर पाए, जो कि था प्रोटॉन। एक तो था इलेक्ट्रॉन जो हमने अभी पढ़ा, दूसरा है ये प्रोटॉन। ये इन्हीं कैनल रेस की वजह से आया, जो कि ई गोल्डस्टीन जी ने 1886 में ढूंढी थी, डिस्कवर की थी गैस डिस्चार्ज के टाइम पे। और ये जो कैनल रेस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस हैं, जिसकी वजह से एक अदर दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल हमने डिस्कवर किया, दैट इज प्रोटॉन।
तो अभी तक हमने कितने सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढ लिए हैं? 2। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। ठीक, इसके बारे में भी और जानेंगे। अब जो प्रोटॉन है, इस पर जो चार्ज है, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखने जाएं तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही सेम है। मतलब जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1, तो प्रोटॉन के ऊपर भी होगा 1, यानी वैल्यू सेम है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अभय, और मेरा एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है बभय। वैसे बभय कोई नाम नहीं है, पर चलो मान लो एक का नाम अभय, दूसरे का नाम बभय। ठीक है, अब इसका भार है 75 kg और इस बभय का भी भार है 75 kg। तो अब मैं इस यूनिट या केजी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ भार की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड या वैल्यू की बात कर रहा हूं, जो कि है 75, वो इन दोनों का सेम है। वही मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। और ये मैग्नीट्यूड किस तरह से सेम है? भार के लिए नहीं, ये तो हमने मास के बेसिस पे कर लिया, पर ये जो 1 है ये चार्ज के बेसिस पे है, मास के बेसिस पे नहीं है, याद रखना। क्योंकि मास के लिए दोनों की वैल्यू सेम नहीं होने वाली। मैं फिर बता रहा हूं, मास के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। सिर्फ चार्ज के बेसिस पर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इनकी वैल्यू सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बेसिस पे, मास के बेसिस पे नहीं। मास के बेसिस पे दोनों ही अलग अलग हैं, बट अपोजिट साइन। इनके जो चार्ज होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम है, पर साइन अपोजिट है। जैसे अगर ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 है। आया समझ? साइन अपोजिट है। अब अगर प्रोटॉन के मास की बात की जाए, अब ध्यान से सुनना, प्रोटॉन के अगर भार की बात की जाए, प्रोटॉन के मास की बात की जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा भारी है। अब आया समझ? ये तो मैंने यहां पर मास का एग्जांपल तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिया, पर एक्चुअल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखूं तो प्रोटॉन का जो भार है, जो मास है, वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन से तो कतई ज्यादा है। तो इसलिए इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, पर साइन अपोजिट है। यानी अगर इसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1 तो इसका भी होगा 1, पर साइन अपोजिट होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा। मास के बेसिस पे बोला जाए तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होगा। और अब इसमें कुछ चीजें और जानने वाली हैं जो मैं यहां पे लिख देता हूं। जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम दर्शाते हैं E नेगेटिव से। जो प्रोटॉन है उसे हम दर्शाते हैं P पॉजिटिव से। यह है इसको जनरली डिनोट करने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है -1, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1। दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग अलग है। और अगर मास की बात की जाए तो जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होने का मतलब है ना के बराबर। इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, बल्कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तुम्हारी बुक में प्रोटॉन के मास के लिए कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है। तुम्हारी बुक में लिखा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। उसके बाद द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड द चार्ज एज +1। अच्छा,
तो बुक में प्रोटॉन का जो मास है उसको 1 यूनिट लेने के लिए कहा है। ठीक है, ले लो। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है यानी ना के बराबर है, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है। अगर चार्ज के बेसिस पे कहा जाए तो दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अलग अलग होता है। बहुत बार बता दिया, अब तो याद ही हो जाना चाहिए तुम्हें। तो यहां पर मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो हर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दिमाग में डाल लो, घोट के पी जाओ। मुझे नहीं पता, याद कर लो। कैनल रेस क्या होती हैं, उनकी वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई है, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, 2000 गुना ज़्यादा होता है। उसका जो मास है उसे हम 1 यूनिट मानेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, चार्ज के बेसिस पे इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अपोजिट होता है। काफ़ी बार सेम चीज़ को मैंने रिपीट कर दिया है, बता दिया है, तुम्हारे दिमाग में अब तो बैठ गई होगी, है ना। अब सिर्फ कुछ चीज़ें और बतानी है इस टॉपिक के बारे में, फिर ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। चलो इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें बची कुछ चीज़ें बताता हूँ इस टॉपिक की। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया, इससे हमें यह पता चला कि जो एटम है उसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और ये एटम के अंदर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। बैलेंस कर रहे होने का क्या मतलब है, जैसे अगर मेरे पास एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ताकि ये प्रोटॉन का एक +1 इस इलेक्ट्रॉन के एक -1 को बैलेंस करके +1 -1 कट के 0 कर दे, न्यूट्रल कर दे। न्यूट्रल मतलब ना प्लस है ना माइनस है, 0 है। और बैलेंस करने का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ इक्वल रहे, ये एकदम बैलेंस रहे। ठीक है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, या फिर सीधी सी बात को सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं। ठीक, अब प्रोटॉन जो है वो एटम के इंटीरियर वाले पार्ट में होता है, बिल्कुल अंदर वाले पार्ट में होता है, जिस वजह से प्रोटॉन को एटम में से रिमूव नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता। पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे रिमूव किया जा सकता है, एटम में से बाहर निकाला जा सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि एटम के अंदर ये जो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये किस तरह से अरेंज्ड हैं यार। सीधी सी बात है, इसका स्ट्रक्चर क्या है यार, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यार देखो, हम इतनी आगे तो आ ही गए हैं ना, मतलब हमें सबसे पहले तो यही नहीं पता था कि एटम से छोटा भी कोई पार्टिकल है या नहीं। तो अब हम यहां तक तो पहुंच गए हैं कि एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इतना तो हमें पता चल गया, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर किस तरह से अरेंज हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब अब हम जानना शुरू करने वाले हैं तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर से मैं शुरू करने वाला हूं टॉपिक जो कि है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक, पहले लेक्चर में हमने पढ़ ली इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। दूसरे लेक्चर में आज हमने पढ़ लिया मैटर के अंदर के चार्ज पार्टिकल्स को। मैटर के अंदर होते हैं एटम, एटम के अंदर होते हैं चार्ज पार्टिकल, जो कि होते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड, मास वगैरह सब कुछ डिस्कस हो चुका है। बस यार इतना पहले तो नोट कर लो, फटाफट से कर लो। 1 2 3 4 5 हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।
और हाँ, तुम्हारी क्लास 9th के लिए इस चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट डला हुआ है। एक बार चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जाओ जाके देख लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बाय।